अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। लेक्चर नंबर 19 MGT 502 ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या है। सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं कि ग्रुप होता क्या है। ग्रुप जो है दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर जब किसी भी टीम में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो दैट्स कॉल्ड ग्रुप। अब ये सेल्फ तीन तरह के ग्रुप हो सकते हैं। सेल्फ मैनेज हो सकते हैं, वर्क टीम हो सकती है और रिसर्च और डेवलपमेंट टीम्स हो सकती हैं। फर्दर जो है इसमें ओवरव्यू है इसका, जो कि हमने नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डिसाइडिंग व्हेन टू यूज़ अ टीम। कब जो है क्या कंडीशंस आती हैं, क्या सिचुएशन होती है कि हम टीम को यूज़ करते हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो टीम यूज़ करने के लिए सबसे पहली जो प्रायोरिटी आती है हमारे पास आता है मैनी पर्सपेक्टिव्स आर नीडेड। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमें रिक्वायर्ड होते हैं। जब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हमें रिक्वायर हैं देन वी यूज़ अ टीम। एक्सेप्टेंस जो है डिसीजन की ये क्रिटिकल हो सकती है, दैट्स वाई वी यूज़ द टीम। प्रॉब्लम जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, कम्प्लेक्स है, क्रिटिकल सिचुएशन है, यानी कि कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है, डिटेल में नहीं डिफाइन प्रॉपर। इस वजह से भी हम टीम यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअल्स की जजमेंट्स जो हैं ये अनरिलायबल होती हैं। जब तब हम टीम यूज़ करेंगे, यानी मल्टीपल पीपल्स फिर मिलकर डिसीजन मेकिंग करेंगे। और जब टीम जो है वो रिस्क लेना नहीं चाहती, जो कि ज़रूरी है लेना, तब भी हम टीम को यूज़ करेंगे। और उसके बाद अगर हमें टीम की डेवलपमेंट करनी है, उनकी एज अ होल टीम मेंबर्स की स्किल्स डेवलप करनी है, तब भी हम ग्रुप की फॉर्म में टीम मेंबर्स जो हैं उसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है बी कोटेशंस अबाउट द यूजिंग अ टीम व्हेन। कब हमें कॉन्शियस होना चाहिए, कब हमें केयरफुल होना चाहिए टीम को यूज़ करते वक्त। अब इसमें हमारे पास आ जाता है कि जब इशू जो है वो अनइम्पोर्टेंट हो। कोई भी इशू हो सकता है, कोई मसला हो सकता है जिसको जो इतना अहम नहीं है और उसको मसला बनाया जा रहा है। सो हेयर वी शुड बी कॉन्शियस अबाउट टीम। देन इंडिविजुअल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते टीम में, तब भी हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा। टीम मेंबर्स जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, विदाउट सोचे समझे, विदाउट डिस्कस किए जो है वो रिस्क करते हैं, देते हैं। तब भी हमें टीम के बारे में केयरफुल होना चाहिए। टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, इट्स अ फ्रेज। इसका मतलब ये है कि जो भी टाइम है वो बहुत कीमती है, उसे वेस्ट ना किया जाए और जो भी लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपको टारगेट्स दिए गए हैं उसको अचीव किया जाए। और ग्रुप की जो नॉर्म्स होती हैं वो अनएक्सेप्टेबल हों, लाइक लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ऑर्गेनाइजेशन में उसका हिस्सा नहीं है और उनको हिस्सा बनाया जा रहा है, या फिर टीम का प्रॉपर कम्युनिकेशन लेवल जो है वो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन जो है वो जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हम इसमें यूज़ करते हैं, इसमें हमें टीम के बारे में केयरफुल होना पड़ता है। फिर आती हैं गाइडलाइंस। जब प्रॉब्लम्स इस तरह की हमें फेस करनी पड़ती हैं तो क्या करना चाहिए। टीम वाइजली हमें चूज़ करनी चाहिए, केयरफुली उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्लियर उनके गोल्स होने चाहिए, क्लियर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए हर बंदे को, हर इंडिविजुअल को, कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पीयर्स की एवेल्युएशन होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, ठीक है। और रिवार्ड्स जो हैं ये भी मिलने चाहिए उनको, सुपीरियर परफॉर्मेंस पे, जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस है उस पर कोई रिवार्ड हो। तो इससे जो है टीम मेंबर्स को मोटिवेशन भी मिलेगी। उसके बाद डोंट लेट सोशल कंसिड्रेशन ओवरवhelm कंसर्न विद द टास्क। ज़रूरत से ज़्यादा जो है सोशली कंसिड्रेशन जो है उनको ओवरवhelm नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो टीम मेंबर्स होते हैं जिनकी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको जल्द से जल्द रिमूव करना चाहिए। उसके बाद डिसीजन मेकिंग है, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो देखेंगे हम। ग्रुप डिसीजन मेकिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, दिस वुड बी इम्पोर्टेंट ऑल्सो फ्रॉम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। अच्छा, इसमें सबसे पहला बेनिफिट ये है कि मोर नॉलेज होता है, पुलिंग ऑफ ग्रुप रिसोर्सेज। जब हम ग्रुप में होते हैं तो हमारे पास नॉलेज ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअली काम करने से। जब हम मल्टीपल लोग ग्रुप की फॉर्म में अपना अपना आइडियाज़, अपना अपना नॉलेज शेयर करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा होता है। देन आता है इंक्रीज इन एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट ड्यू टू वॉइस इन डिसीजंस। कमिटमेंट्स और एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है क्योंकि मल्टीपल लोग जो हैं उस पे बात करने वाले होते हैं उस डिसीजन पे। अगर एक पर्सन जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो सेकंड, सेकंड नहीं तो थर्ड। सो इस वजह से डिसीजन जो है उसमें कमिटमेंट और एक्सेप्टेंस ज़्यादा चांसेस हैं लेने के। उसके बाद ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं इन्वॉल्वमेंट की वजह से, क्योंकि डिसीजन में डिफरेंट स्टेजेस होंगी। फर्दर इसका डिसएडवांटेज क्या है, प्रेशर जो है ग्रुप में वो तो कन्फर्म है।
देन डोमिनेशन हो सकती है एक मेंबर की जो फोर्सफुल है और डोमिनेंट क्लिक हो सकती है। उसके बाद अमाउंट जो है टाइम रिक्वायर्ड है ग्रुप का, बिकॉज ग्रुप इज़ स्लोअर देन इंडिविजुअल्स टू मेक आर डिसीजन, क्योंकि हमें एक टाइम रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि सब मिलजुल के जो है एक डिसीजन मेकिंग करेंगे किसी टॉपिक पे, किसी चीज़ पे, तो इसकी वजह से हमें टाइम पीरियड भी ज़्यादा लगेगा। सो ये उसका डिसएडवांटेज हो सकता है। ग्रुप सॉल्विंग जो टेक्निक्स हैं वो इसमें फ़र्दर कौन सी यूज़ होंगी, यहाँ पे कंसेंसस जो कि ओपिनियन जो भी किसी किस्म की राय होगी या जो भी गेनिंग होगी डिसीजन के हवाले से उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है जो कि क्वालिटी जो है जनरेट करेगी क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़। डिफरेंट लोग जो है अपना अपना आइडिया वहाँ पे शेयर करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद। नॉमिनियल ग्रुप टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए और वैल्यूएशंस के लिए सॉल्यूशंस की। डेल्फी टेक्निक यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फिजिकली। कंप्यूटर एडेड डिसीजन मेकिंग भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो 5 तरह की जो ग्रुप सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं वो इस चैप्टर में वन बाय वन हम फर्दर डिस्कस करेंगे। कंसेंसिंग में फर्स्ट जो है हमारे पास क्या होता है, कहता है कि जो भी ओपिनियंस या गेन्स होते हैं एग्रीमेंट को, उसको हमने सपोर्ट करना होता है इस डिसीजन को, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ग्रुप मेंबर फेस टू फेस मिलते हैं, मीटअप करते हैं, यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल इंट्रैक्शन होते हैं, या तो बातचीत करके मसला हल होता है या फिर रिटन फॉर्म में ईमेल्स टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह के थ्रू भी डिस्कशन हो सकती है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो सकती है। फिर ये ग्रुप्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और प्रेशर जो भी इंडिविजुअल होता है उसकी तरफ कंफर्मिटी जो होती है ओपिनियन के लिहाज से उसको आपस में डिस्कस करते हैं और इंटरेक्शन होती है इनकी। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है नॉमिनियल ग्रुप टेक्निक में। इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स भी इस पर्पज़ के लिए हो सकती हैं जो कि प्रॉब्लम जो भी ट्रेडिशनल है ग्रुप की इनहेरिटेड है उसको रिड्यूस करेंगी। फर्दर आता है हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है प्रोसेस टू जनरेट द क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़, यानी इसमें मल्टीपल आइडियाज़ हम जनरेट कर सकते हैं सोच समझ के। जैसे हम बैठ के किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं या सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक से ज़्यादा आइडियाज़ भी आ रहे होते हैं, अच्छा एक चीज़ को ऐसे भी कर लें वैसे भी कर लें, तो उसको मल्टीपल डायरेक्शन से जब हम सोचते हैं तो हमारे पास मल्टीपल आइडियाज़ आएंगे। ग्रुप मेंबर्स इसमें एक्टिवली आइडियाज़ जनरेट करते हैं और एक आइडिया का अल्टरनेटिव भी देते हैं जो कि उनकी, और दे डू सो क्विकली रिलेटिवली विदाउट एनी इनहिबिशंस। अब सोचने पे कोई बिल तो नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिकली वो क्विकली उसको अपने दिमाग में जो भी उनके दिमाग में ऑलरेडी डाटा है उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद जो है वो उसको अपने आइडियाज़ बनाते हैं और उसको शेयर करते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रेशर जो है उसके ऊपर ओवरकम किया जाता है फॉर कंफर्मिटी, और इंटरेक्टिंग करते हैं ग्रुप के साथ दैट रिटार्ड द डेवलपमेंट इन द क्रिएटिव अल्टरनेटिव्स, जिसके नतीजे में जो भी डेवलपमेंट होती है अल्टरनेटिव्स जो हैं वो प्रोवाइड होते हैं। इस तरह की टिपिकल तरह के जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं इसमें डजन्स हाफ डजन टू डजन पीपल सिट अराउंड अ टेबल। ओके, जैसे हम कहते हैं गोल मेज कॉन्फ्रेंस, मतलब मल्टीपल लोग जो हैं वो एक टेबल के गिर्द बैठते हैं और अपने अपने आइडियाज़ जो हैं उसको शेयर करते हैं। और इस सारे प्रोसीजर में इसमें उन्होंने 3 स्टेप्स बताए हैं। नंबर 1, जो ग्रुप लीडर होता है वो क्लियरली जो है प्रॉब्लम को बता देता है कि ये उसकी स्टेटमेंट है, ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बारे में जो मेंबर्स हैं फ्री व्हील की तरह जो है वो अपने अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, सोचने के लिए उनको टाइम चाहिए होता है और देन वो अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। नो क्रिटिसिज्म अलाउ नहीं होता, हर एक के जो भी अल्टरनेटिव्स आइडियाज़ होते हैं मल्टीपल, उनको रिकॉर्ड किया जाता है और लेटर उनके ऊपर डिस्कशन की जाती है और उनमें से जो बेस्ट आइडिया उनको लगता है उसको फिर थिंक द अनयूजुअल, उसके ऊपर मज़ीद बात होती है और उसको फिर सेलेक्ट भी किया जा सकता है। देन आता है हमारे पास नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, जो इसमें कहता है प्रोसेस टू जनरेट द आइडिया एंड एवेलुएट द सॉल्यूशन। अब हमने जो भी आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग से लिया था या हमने कोई भी आइडिया जनरेट किया था उसका सॉल्यूशन हमने देखना है कि क्या वो किस तरह का है, वो हमारे पास रहेगा, आइडिया फर्दर काम करेगा या नहीं। जो नॉमिनियल ग्रुप टेक्निक है इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आइडिया को जनरेट किया जाता है
और इसमें हर बंदे को प्रॉपर उसका टर्न मिलता है, उसका टाइम मिलता है। एक स्ट्रक्चर्ड वोटिंग जैसी होती है, उस तरह से एक प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है, कहते हैं हर बंदा जो है इसके दौरान जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कोई नहीं होती, आपस में कोई बातचीत नहीं होती, कोई डिस्कशन नहीं होती, बल्कि ग्रुप मेंबर फिज़िकली प्रेज़ेंट होते हैं, इंडिपेंडेंटली फिज़िकली प्रेज़ेंट होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली वो अपना-अपना काम करते हैं। स्पेशल जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें इनमें 4 से 5 स्टेप्स आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे ग्रुप मेंबर जो हैं वो अपने डिस्कशन प्लेस पे बैठते हैं। इंडिपेंडेंटली वो अपना-अपना आइडिया जो है और प्रॉब्लम जो है उसको लिखते हैं। देन सेकंड स्टेप में साइलेंटली हर मेंबर जो है अपना-अपना आइडिया जो है उसको प्रेज़ेंट करता है। हर एक को टाइम मिलता है। फिर उसके बाद उस आइडियाज़ को क्लैरिटी के साथ ग्रुप के साथ डिस्कस किया जाता है। फर्दर जो है फिर हर जो ग्रुप मेंबर है इंडिपेंडेंटली अपने-अपने आइडिया को या दूसरे आइडियाज़ को जिसका बेस्ट लग रहा होता है उसको रैंक करते हैं। एंड देन हाईएस्ट जिस आइडियाज़ का हाईएस्ट जिसको सबने वोट किया होता है उसको हम लोग जो है वो फाइनल डिसीजन कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से जो है इस टेक्नीक में फॉर्मली तो सभी मिलते हैं ग्रुप में, लेकिन इंडिपेंडेंटली वो सोच सकते हैं और इंडिपेंडेंटली ही उनके आइडियाज़ को वोटिंग के थ्रू ऊपर ले जाके फाइनल डिसीजन जो है वो बनाया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आती है डेल्फी टेक्निक फॉर ग्रुप हु डोंट मीट फेस टू फेस। ये होती है बेसिकली उन ग्रुप्स के लिए जो फेस टू फेस नहीं मिलते, वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू हो सकती है। लीडर डिस्ट्रीब्यूट टॉपिक और टास्क देता है लीडर, और हर मेंबर रिस्पॉन्स करता है उसका। एक लीडर जो है वो रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करता है, फीडबैक्स सेंड करता है टीम को, उसके फीडबैक्स वगैरह कलेक्ट करता है, और प्रोसेस जो है ये रिपीट होता है अनटिल जो भी कोई इशू होता है वो उसका सोल्यूशन, उसकी रिजोल्यूशन ना हो जाए तब तक। फर्दर कंप्यूटर असिस्टेड ग्रुप होता है। अब इसमें क्या है, हमारे पास कंप्यूटर असिस्टेड ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये ब्लेंड होता है बेसिकली नॉमिनियल टेक्निक का सोफिस्टिकेटेड विद द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसमें नॉमिनियल टेक्निक के साथ साथ कंप्यूटर ऐड होता है, टेक्नोलॉजी ऐड है, क्योंकि ये वर्चुअली होगा। इसमें 50 या तकरीबन इसके अराउंड जो है वो लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं एक टेबल पे, जिसमें सीरीज़ ऑफ कंप्यूटर्स एडेड होते हैं। इशू जो है ये प्रेजेंटेड किया जाता है पार्टिसिपेंट्स को, और इनके रिस्पॉन्सेज जो होते हैं कंप्यूटर स्क्रीन्स के ऊपर जो है वो सारे इकट्ठे किए जाते हैं। फिर इंडिविजुअल्स जो है इसके ऊपर कमेंट करते हैं, एग्रीगेशन होती है, वोट्स वगैरह होते हैं, और इसमें प्रोजेक्शन जो स्क्रीन होती है ये सब कुछ साथ साथ स्क्रीन के थ्रू जो है वो शेयर हो रहा होता है। जैसे स्पेसेस में आजकल हो रहा है, या फिर जैसे हम जूम मीटिंग करते हैं तो उसमें इस तरह से होता है। मेजर जो एडवांटेज होता है इसका कि इसमें ऑनेस्टी होती है, एनोमिटी होती है, और स्पीड इसकी जो है वो अच्छी होती है। वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता। सोशल लाफिंग जो है ये बेसिकली एक मोटिवेशनल प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो है टेंडेंसी जो होती है इंडिविजुअल्स की ग्रुप की फॉर्म में काम करने की सलाहियत जो है उसको कम कर देती है, और इसके मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। सोशल लाफिंग कब हो सकती है, दो रीज़न उन्होंने बताई हैं जी हमारे पास यहाँ पे, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। कहते हैं सोशल लाफिंग तब हो सकती है इंडिविजुअल्स जो हैं ग्रुप में वो ये सोचते हैं कि उनको वो पोजीशन नहीं मिली परफॉर्मिंग करने की हाई लेवल, जो उनका लेवल था उस तरह से, या फिर मज़ीद जो है उनको आइडेंटिफ़ाई नहीं किया गया उनकी परफ़ॉर्मेंस को, यानी लेस जो है मोटिवेशन हो सकती है इसकी रीज़न। सेकंड, इंडिविजुअल्स थिंक दैट देयर ओन एफर्ट्स आर अनइम्पोर्टेंट एंड नॉट नीडेड। दूसरे नंबर पे इंडिविजुअल्स ये सोचते हैं कि उनकी जो सलाहियतें हैं वो इतना ज़रूरी नहीं है, अगर वो नहीं भी काम को करेंगे तो उनको नोटिस नहीं किया जाएगा। तो इसकी वजह से वो अपनी कंट्रीब्यूशन जो है ग्रुप की फॉर्म में काम करने में कम कर देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनकी जो भी परफॉर्मेंसेज हैं वो डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई हैं। अगर वो काम करते हैं तब भी उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, या इस चीज़ को नोटिस नहीं किया जाएगा। तो ये बेसिकली दो रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से सोशल लॉफिंग जो है ये अक्कर होती है। सो इसको जो है ईस्टर्न डांसिंग को बेसिकली हम कम कैसे कर सकते हैं, लीडर जो है वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगा के जो है वो ग्रुप मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करते हुए, उनको हाईलाइट करते हुए, उनको अप्रिशिएट करते हुए इस लेवल को इनको रिवार्डेड वगैरह देते हुए जो है वो इसको अप्रिसिएशन से इस चीज़ को कम कर सकते हैं। बेसिकली ये एक तरह की नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हो सकती हैं किसी भी ग्रुप की वर्किंग में।
और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हो सकता है कि सोशल लॉफिंग अकर बिकॉज वर्कर फील दैट हाई लेवल परफॉर्मेंस गोज अनरिवार्डेड, क्योंकि वर्कर्स को ये लगता है कि हाई लेवल परफॉर्मेंस जो है उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई हमें इसका रिवार्ड नहीं मिलेगा। और दिस इज़ ऑल्सो अकर बिकॉज इंडिविजुअल गोज अनआइडेंटिफाइड लो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस गोज अनपनिश्ड, और लो लेवल जो भी परफॉर्मेंसेज होंगी उस पर हमें कोई सज़ा भी नहीं मिलनी, कोई तो हम काम करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको ऐसा हमने हाईलाइट भी करना है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। फिर मज़ीद जो है मोटिवेशन की जो थ्योरीज़ हैं वो हमें ये सुजेस्ट करती हैं कि वर्कर्स जो हैं उनके वर्क को भी इंपॉर्टेंस दी जाए और उनके इस इफेक्ट को हम कम भी कर सकते हैं थ्रू द मोटिवेशन डिफरेंट रिवार्ड्स यूज़ करते हुए। सोशल ऑफिंग रिजल्ट जो है पोटेंशियल ग्रुप जो है उसको कम कर सकती है उसकी परफॉर्मेंस को। और लैक ऑफ मोटिवेशन मेक सम वर्कर्स एक्सर्ट लेस एफर्ट्स एंड इंडिविजुअल्स। अब देखें यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन क्या निकालेंगे, सोशल लॉफिंग बाय वन लीड्स टू रिड्यूस्ड एफर्ट्स बाय अदर्स। अगर सोशल लफिंग एक जो है वो सोशल लफिंग कर रहा है लेकिन दूसरा बंदा उसको रिड्यूस भी कर सकता है अपनी एफर्ट से, तो ये भी हो सकता है। द सिकर इफेक्ट अकर व्हेन मेंबर नॉट inclined टू सोशल लोफिंग reduce affects efforts because they refuse to become the seekers of social loafers। अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं सीकर इफ़ेक्ट को, तो ये हमारे पास इस तरह से आता है कि कोई भी इंसान जो कि अच्छा काम कर रहा है, प्रोडक्टिव वर्क कर रहा है, वो देखता है, वो इस चीज़ को नोटिस करता है कि सम अदर्स आर नॉट डूइंग वेल, तो वो भी अपने काम की प्रोडक्शन कम कर देता है, वो भी अपना एंडिंग अप डूइंग लेस वर्क, तो वो भी काम कम करना शुरू कर देता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कर रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता कि दूसरे उसके हार्ड वर्क का जो है वो बेनिफिट लें। तो दिस इज़ कॉल्ड द सीकर इफेक्ट। तो इससे हमें रिफ्लेक्ट ये चीज़ हमें रिफ्लेक्ट करती है इक्विटी थ्योरी को यहाँ पे, क्योंकि सबकी जो भी आउटपुट्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद सोशल फैसिलिटेशन आ जाती हैं, इसमें हमारे पास आता है ऑडियंस इफेक्ट और को एक्शन इफेक्ट। यहाँ तक हमारा जी लेक्चर नंबर 19 वाइंड अप हो रहा है। सो इसको देख लेते हैं जल्दी से। जी, सोशल फैसिलिटेशन में ये चीज़ आती है कि जो भी इंडिविजुअल्स ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो स्टिमुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को अच्छी प्रोडक्शन के हवाले से भी। वो उनको नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो कोई ना कोई फीडबैक्स देते हैं। अगर उनकी पॉजिटिव फीडबैक होती है तो उससे बेनिफिट पॉजिटिव होते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द सोशल फैसिलिटेशन। उसके बाद फर्दर आता है ऑडियंस इफेक्ट। ऑडियंस इफेक्ट में मोस्टली पैसिव स्पेक्टेटर्स आते हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, जो तमाशबीन होते हैं, जो खुद काम नहीं कर रहे होते। जबकि जो को एक्शन इफेक्ट होता है जिसमें सब इंडिविजुअल्स आपस में मिलकर सेम टू सेम काम कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह के जो हैं रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो अपने वर्क के लिहाज से ये जो फैसिलिटेशन का इफेक्ट है इससे भी बचाना चाहिए और इस चीज़ पे भी फोकस होने चाहिए। उनको प्राइवेट ऑफिसेज प्रोवाइड करने चाहिए, फर्नीचर वगैरह अपने डिफ़िकल्ट टास्क और मीटिंग्स वगैरह के लिए भी, ताकि ग्रुप मेंबर्स से वो पूरा पूरा बेनिफिट जो है वो ले सकें और उनके जो भी टास्क होते हैं उनको वो फुलफिल कर सकें। सो हेयर वी हैव टू डन विद द लेक्चर नंबर 19। होपफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। ओके, दैट्स फाइन।